अच्छा भाइयों, ट्रेनिंग के हवाले से मैं बात कर रहा था कि ट्रेनिंग एक प्लान प्रोसेस होता है, फॉर्मल प्रोसेस होता है। और मकसद इसका ये होता है कि आपने ऐसी नॉलेज एक्वायर करनी है जिसको आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और उन नॉलेज, उस जो स्किल या नॉलेज आपने गेन की है, उसको प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई करके आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओगे जो कि सेफ होगा, ठीक है। क्योंकि एक वर्क एट हाइट की ट्रेनिंग करवाने का मकसद, या कन्फाइंड स्पेस एंट्री की ट्रेनिंग करवाना, या फायर सेफ्टी के हवाले से ट्रेनिंग करवाना, इनका मकसद यही होता है कि वर्कर जो है वो सेफली काम करे, समझ के काम करे, ना कि ऐसा काम करे जिससे हादसा होने का चांसेस बढ़ेंगे। जैसे अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, आप एक जगह पे नीचे इन्होंने बताया भी है इस चीज को, कि आप एक जगह पे काम करने के लिए जाते हैं। आपकी कंपनी पहले दिन आपको कहती है, जय जनाब आपने जो है ना आज से अपनी ड्यूटी स्टार्ट करनी है। आपको ट्रेनिंग कंपनी ने दी नहीं है, आपको पता नहीं है काम होता कैसे है। तो उस केस में आप क्या करोगे? आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप लोगों को कॉपी करोगे, ठीक है, यानी आपके साथ जो कुलीग्स काम करे होंगे, आप उनको कॉपी करोगे, देखोगे वो कैसे काम कर रहे हैं, उसको कॉपी करके करने की कोशिश करोगे। या दूसरा तरीका ये है कि जो आपको बेहतर तरीका लगेगा, उस तरीके से आप जॉब अपनी परफॉर्म करोगे, यानी डूइंग द जॉब द वे दे थिंक इज बेस्ट। जिस तरह उनको लगता है कि सही तरीके कार है, वो फॉलो करेंगे। और दोनों ही केसेस में, अगर आप किसी को कॉपी भी कर रहे हो, या आप ये समझते हो कि जो आप सोचते हो सही तरीके है उसके मुताबिक काम करते हो, दोनों ही तरीके में एक्सीडेंट होने के, इंसिडेंट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, प्रॉपर्टी डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग का मकसद यही होता है कि आप लोगों को कॉपी ना करो, आप अपने जो है उसमें इनपुट ना दो जो आप समझते हो बेहतर है, बल्कि एक एक्सपीरियंस बंदे से, ऐसे कॉम्पिटेंट बंदे से सीखो काम को, जो जानता है कि ये स्पेशल काम, ये स्पेशल एक्टिविटी, ये स्पेसिफिक एक्टिविटी कैसे परफॉर्म की जाती है, ठीक है। उसमें आपके पास, मुझे बताएं, अब ये तो मैंने बात बता दी, ट्रेनिंग किन किन टॉपिक्स के हवाले से हो सकती है, या किस किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ट्रेनिंग से डेवलप हो सकती है। आमिर भाई, सलमान भाई, गूंगे हो जाते हैं आप लोग। दो ही बंदे हैं, दोनों से ही पूछ रहा हूँ फिलहाल। जी 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 सर, ट्रेनिंग सर किसी भी टॉपिक पे दी जा सकती है, सेफ्टी से रिलेटेड और इक्विपमेंट से रिलेटेड, वर्क प्लेस सेफ्टी, और उसके अलावा सर किसी एक्सीडेंट देखिए, की एक इन्वेस्टिगेशन पे एक तो एक तो ये बात है कि ट्रेनिंग किस किस टॉपिक पे दी जा सकती है, वो अभी हम देखेंगे। शुरू से हर टॉपिक पे दी जा सकती है। सबसे पहली चीज आपकी एचईसी पॉलिसी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सेफ्टी को अगर आपने ऑडिट करना है, चेक करना है, तो सबसे पहले उसकी एचईसी पॉलिसी देखते हैं। पॉलिसी हमने लास्ट चैप्टर में बड़ी डिटेल में देखी है कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या होती है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। क्योंकि पॉलिसी से क्या शो होता है, पॉलिसी से कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो होती है कि ये हेल्थ एंड सेफ्टी को कितना सीरियस लेते हैं, ठीक है। ये तो आपके ट्रेनिंग के टॉपिक्स होंगे। अगर आप साइट पे काम कर रहे हो, तो ट्रेनिंग आपको क्या क्या चीजें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है? ट्रेनिंग आपको बताती है मेरे भाई कि वहां पे हैजर्ड्स क्या हैं, रिस्क क्या है, ठीक है। ट्रेनिंग से आपको अंदाजा होता है कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हो उसका, उस जगह पे काम करने के सही प्रोसीजर्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं। अगर इमरजेंसी हो जाए तो इमरजेंसी की सूरत में क्या करना है, ठीक है। और किस तरह कंसर्न्स, अगर आपका कोई कंसर्न है तो किससे कांटेक्ट करोगे। यानी आप अगर अपने किस डिपार्टमेंट में हो, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हो, और आपको कोई इशू पेश आ जाता है किसी भी हवाले से, तो आपके कौन से लोग हैं, वो मैनेजर है, सुपरवाइजर है, या कोई रिप्रेजेंटेटिव है जिससे जाके आप बात कर सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कुछ लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे वेल्डिंग का काम वेल्डर करता है, तो उसको भी अपनी सेफ्टी के हवाले से पता होना चाहिए कि उसने क्या क्या पीपी यूज करनी है। और वो कैसे पता लगेगा? उसको ट्रेनिंग से पता लगेगा, उसको रिस्ट्रिक्शंस पता लगेंगी कि ये काम किस किस तरह से नहीं किया जाना चाहिए साइट पे, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो, ठीक है। पर्सनल सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्कर को इंडिविजुअल लेवल पे भी सिखाया जा सकता है कि आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है।
इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं कि वर्कर ने अपना ख्याल रखना है, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना है, उसने हैजर्ड्स वगैरह जो है उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है, इंसिडेंट की रिपोर्टिंग करनी है। और अगर कोई नहीं करता, सेफ्टी को फॉलो नहीं करता, प्यार मोहब्बत से नहीं करता, तो फिर हमारे पास डंडा भी होता है। ऐसे ही है। तो Yes. अगर कोई कानून तोड़ता है तो कॉन्सिक्वेंसेस उनको बताएं। अगर आप कानून नहीं फॉलो करोगे, कानून को ब्रीच करोगे, या हमारी कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं करोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस होंगे, आपके खिलाफ सजा भी आपको हो सकती है, आपको फाइन भी हो सकता है। ये एक्शंस लिए जाएंगे अगर आप तमाम तर ट्रेनिंग के बावजूद सेफ्टी को फॉलो करने में नाकाम रहते हो। अच्छा, ये बता, ट्रेनिंग करवाई कब कब जानी चाहिए? क्या क्या वो मौके हैं जिन पर ट्रेनिंग हो सकती है, करवाई जानी चाहिए आपके ख्याल में? साइड पे ऐसा क्या होगा कि साइड पे ट्रेनिंग करवाई जाएगी किसी भी वर्कर की? न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, न्यू इक्विपमेंट्स आए हैं सर, कोई यानी किसी चीज यानी कि इंसिडेंट या एक्सीडेंट कोई हो गई है, दूसरे या अगर कोई आप पॉलिसी थोड़ी बहुत चेंज करते हैं उनको उसके अवेयरनेस के लिए कोई रूल्स वगैरह नहीं लेके आते हैं उसके लिए। फिर लेजिस्लेशन चेंज हो गया, कानून चेंज हो गया, ठीक है। या इंडक्शन ट्रेनिंग तो होती है ना, इंडक्शन ट्रेनिंग जैसे आप भी गए होगे उसामा भाई, तो आपकी कतर Yes. में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, या आमिर भाई जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो हाँ, पहले बहुत हुई है सर, बहुत। इंडक्शन ट्रेनिंग्स करते हैं वो, ठीक है, क्या इंडक्ट करने की, वो तो होती है। फिर कोई अगर नया प्लांट चेंज हो गया, इक्विपमेंट चेंज हो गया, कानून में किसी हवाले से चेंजिंग आ गई, ठीक है, जॉब की आपकी जो जेडी थी, जॉब डिस्क्रिप्शन थी, उसमें चेंजिंग आ गई, तो पहले वो आपको ट्रेनिंग देते हैं उस हवाले से, ताकि आप अवेयर हो। अवेयरनेस क्रिएट करना मकसद होता है ट्रेनिंग का, ठीक है। तो ट्रेनिंग इन इन मौकों पे करवाई जाती है, ये जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे आपको नजर आएंगे कि जब इंडक्शन ट्रेनिंग यानी न्यू एम्प्लॉयज हो, जॉब चेंज हो जाए, जॉब चेंज होगी तो ऑब्वियसली हर जॉब के साथ न्यू हैजर्ड्स एसोसिएट होंगे, प्रोसेसेस भी चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ जाए, या लॉज या कानून चेंज हो, कानून आपको जब चेंज होंगे, आप पहले से किसी और कानून के मुताबिक किसी और स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रहे होंगे, तो वर्कर को अवेयर करना कि अब कानून चेंज हो चुके हैं और नए कानून के मुताबिक ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने पूरी करनी है। अब मुझे आप लोग बताएं कि इंडक्शन ट्रेनिंग में किस किस हवाले से आपको गाइड किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। ये बड़ा ओपन क्वेश्चन है, खुला क्वेश्चन है, जो भी चीज बोलेंगे यहाँ पे फिट इन हो जाएगी। इंडक्शन ट्रेनिंग पे क्या क्या चीजें हम बता सकते हैं, मैं स्टार्ट करवा देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहली चीज तो पॉलिसी है ना ऑर्गेनाइजेशन की, वो पहली चीज है। हमेशा जब भी आपने ट्रेनिंग देनी है, तो HSE हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी पहली चीज है, उसके बाद बाकी सारी चीजें आपने सोचनी है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी पे आप ट्रेनिंग दे सकते हो। इसके अलावा और यानी सर हम न्यू प्लांट पे जाते हैं तो वहाँ प्लांट के हवाले से भी हमें ट्रेनिंग दी जाती है, क्या क्या हैजर्ड है उनसे क्या, और जो उस प्लांट स्पेसिफिक हैजर्ड्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ दैट कंपनी, उस पे दे सकते हो, कोई स्पेसिफिक हैजर्ड है। उस प्लांट, और मिसाल के तौर पर यानी उस कंपनी में सर केमिकल में जा रहा हो तो उस कंपनी के जो अपने रूल्स हैं, रेगुलेशन, उस हवाले से बताए जाते हैं। ठीक ठीक है, है, हमने क्या क्या कर, क्या क्या नहीं करना, ठीक है, क्या क्या करने से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या क्या करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इस हवाले से बताया जाता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक बातें बताओगे, स्पेसिफिकली कौन टॉपिक या सर सर ये भी किया जा सकता है, जो हमारे स्टाफ मेंबर होते हैं उनका इंट्रोडक्शन भी करवाया जा सकता है। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि इंट्रोडक्शन करवाया जा सकता है कि नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इंडक्शन ट्रेनिंग में जब इंडक्ट कर रहे हैं तो ट्रेनिंग किस हवाले से दी जा सकती है? देखो, HEC पॉलिसी तो दे रहे हैं ना, आपकी साइड पे कुछ ना कुछ हादसात भी होंगे, तो आप फोर्सिबल हैजर्ड्स पे दे सकते हो कि इस जगह पे काम करते हैं किन किन हादसात का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, किन किन हैजर्ड का सामना करना पड़ सकता है, क्या तो क्या जो यानी कि मैं काम प्रिकॉशनरी कर मेजर्स जाता लेने हूँ, मेरी जो चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उस हवाले से भी ट्रेनिंग दी जाती है ना, कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बिल्कुल, आपके और क्या कैसे कैसे आप। आपके फराइज क्या हैं, आपने बीइंग सेफ्टी प्रोफेशनल साइड पे क्या करना है, इमरजेंसी प्रोसीजर्स पे दी जा सकती है ट्रेनिंग, ठीक है। Yes. अब फर्स्ट एड के हवाले से ट्रेनिंग दी जा सकती है, वेलफेयर फैसिलिटीज कहाँ कहाँ अवेलेबल है, उन पे ट्रेनिंग दी जा सकती है। अच्छा, आप नए होगे साइट पे तो आपको ये नहीं पता होगा कि रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, तो रिपोर्टिंग पे, एक्सीडेंट रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग पे ट्रेनिंग दी जा सकती है, वेस्ट मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो ये बड़ा खुला क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन है, ठीक है।
और ये जो अगली स्लाइड में करवाने लगा, इससे पहले भी एक स्लाइड मैंने आपको बताई थी अरेंजमेंट वाली, याद है? और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि इसमें तकरीबन सारे टॉपिक्स कवर होते हैं जो हम सेफ्टी में, जिनको हम इंपॉर्टेंस देते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, फर्स्ट एड, कोई स्पेसिफिक साइट के हैजर्ड एंड कंट्रोल है जैसे बताया, वेलफेयर फैसिलिटीज, अगर कहीं व्हीकल मूवमेंट होती है वहां पे और पेडिस्ट्रियन मूवमेंट भी है तो सेफ मूवमेंट कैसे होगी, एक्सीडेंट और इंसिडेंट की रिपोर्टिंग कैसे होगी, कंसल्टेशन अगर करनी है तो कंसल्टेशन के तरीका कार क्या है, ठीक है, मीटिंग्स का, यानी आपने अगर किसी से कंसल्ट करना है तो उसमें कैसे वो उनको बताओगे कैसे कि कंसल्टेशन का तरीका कार कैसा है, सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन, पीपीज, क्योंकि हर साइट पे डिफरेंट टाइप ऑफ हैजर्ड होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हैजर्ड के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज के लिए पीपीईज भी डिफरेंट होती है। तो वो आप बताओगे कि इस जगह पे ऐसे काम होता है और यहाँ पे स्पेसिफिकली ये पीपीईज पहननी चाहिए। और वर्किंग परमिट, परमिट टू वर्क सिस्टम, ऑब्वियसली कोई नया बंदा जाता है साइट पे तो मैक्सिमम लोगों को परमिट टू वर्क सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो उसके हवाले से ट्रेन किया जाता है। रिस्क असेसमेंट की इंपॉर्टेंस के हवाले से ट्रेन किया जाता है। हर बंदे को उसकी जिम्मेदारियां जैसे आप लोगों ने बताया था, और डिसिप्लिन प्रोसीजर जैसे साइट पे, ये अक्सर साइट पे रखा जाता है कि अगर कोई वॉलेशन करता है तो उसको उसकी सैलरी में से कोई 100-150 रियाल काट लेते हैं, फाइन कर देते हैं। और अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो सेफ्टी इंप्लॉय ऑफ द मंथ के सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, ठीक है। ऐसे भी इससे सेफ्टी कल्चर प्रमोट होता है जो हमने पढ़ा था, ठीक है। ये वो टॉपिक्स हैं, शुरू से लेकर एंड तक देखो, ये पूरी सेफ्टी छुपी हुई है इन टॉपिक्स में आपकी। और ऑब्वियसली जब आप ट्रेनिंग करवा रहे हो किसी को तो आपने उसको बेसिक बेसिक सारी चीजें बतानी है ताकि वो साइट पे जब काम करे तो सेफली काम करे, ठीक है। और आमिर भाई और सामा भाई जो काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली, उनको इनमें से मैक्सिमम पॉइंट की बड़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, कि कैसे वो परमिट टू वर्क सिस्टम को कैसे इंप्लीमेंट करवाते हैं, रिस्क असेसमेंट की क्या अहमियत है, एक इंडिविजुअल क्या किन किन चीजों का रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल से की एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल दूं तो परमिट टू वर्क सिस्टम में परमिट टू वर्क रिसीवर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, पीटीडब्ल्यू रिसीवर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो आपको अवेयरनेस इसी ट्रेनिंग में पता लगेंगी, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, फिर आपको कह रहा हूँ इस पर बड़ा फोकस करना है, इसको समझना है, और जहन में भी इसके मैक्सिमम पॉइंट आपके होने चाहिए, यहीं पे सारी सेफ्टी छुपी हुई है। अच्छा, आपका ये जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ह्यूमन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। एक इस लाइन को पढ़ के क्या जहन में आता है, अपनी अपनी राय दे हर बंदा। सुलेमान भाई, आपके जहन में इस लाइन को पढ़ के क्या आता है, टॉपिक किस हवाले से होगा? सर कि जो इंसान की मतलब मतलब एक बंदे के ऐसे क्या बिहेवियर हो सकता है जो सेफ्टी पे, जिसका बैड इम्पैक्ट भी हो सकता है, गुड इम्पैक्ट भी हो सकता है, ह्यूमन तो रिलेटेड, किसी पर्सन का भी। हमने वो फैक्टर्स देखने हैं, यानी इंसान की जात से रिलेटेड वो फैक्टर्स देखने हैं जब वो साइट पे काम कर रहे हैं, और उसका सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर इन चीजों की वजह से अच्छा या बुरा इन्फ्लुएंस हो सकता है। समझ में आई बात? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने वो फैक्टर्स देखने हैं जो ह्यूमन के सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को वाइल ही इज वर्किंग इफेक्ट करेंगे। तो इसके लिए आप एक एक्रोनिम लिख लो, जियो का, JIO, JIO। ये 3 फैक्टर्स हैं, J फॉर जॉब, I फॉर इंडिविजुअल एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल। फिर बता रहा हूं, J फॉर जॉब, I फॉर इंडिविजुअल और O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल। ये 3 वो फैक्टर्स हैं, जॉब, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो ह्यूमन फैक्टर्स कह सकते हो इफेक्ट करते हैं सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को। कैंडी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आपको करता हूँ।
अच्छा भाइयों, कहाँ तक बात हुई थी हमारी? हेलो। जियो जियो सर, जियो के बारे में बता रहे हाँ, जॉब, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं ह्यूमन रिलेटेड सेफ्टी बिहेवियर को। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप जब जॉब का सोचते हैं तो क्या जहन में फैक्टर्स आते हैं कि एक काम जब आप कर रहे हैं तो काम से रिलेटेड क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपके सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को इफेक्ट कर सकती हैं जॉब से रिलेटेड? सर ऑब्वियसली जब हम किसी काम के बारे में सोचते हैं तो उस काम से रिलेटेड जो भी हैजर्ड्स होते हैं वो हमारे जहन में आते हैं, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं वो भी हमारे जहन में आती हैं। नहीं, लेकिन वो आपके उस, सेफ्टी बिहेवियर को उस कैसे इफेक्ट काम को करेंगे? उस काम को यानी होता है ना सर, जल्दबाजी भी कर जाता है। अगर कोई काम हम कर रहे होते हैं तो उसको टाइम ज्यादा लग रहा होता है, हमसे हो नहीं पा रहा होता, जल्दी जो कि जल्दबाजी भी कर हम्म, जाता है, तो फिर हम सेफ्टी बाईपास भी करते हैं उस सूरत में। हम्म, ठीक है। और देखो, एक काम है ना जॉब, जब आप कर रहे होते हो तो उस जॉब के प्रोसीजर्स बड़े अच्छे डेवलप होने चाहिए। ठीक है, आप एक क्रेन लिफ्टिंग या रिगिंग की एक्टिविटी करवा रहे हो, लेकिन उस क्रेन लिफ्टिंग या रिगिंग की एक्टिविटी से रिलेटेड आपकी कंपनी ने प्रोसीजर्स नहीं बनाए हुए। ठीक है, कोई सेफ्टी प्रोसीजर्स नहीं है या पता ही नहीं है, क्रेन की लिफ्टिंग बस काम कराना है जी, एक पाइप उठा के हाइट पे रखवाना है, क्रेन को यूज करना है, पर ये नहीं पता कि उसके सेफ प्रोसीजर्स क्या हैं। तो ऑब्वियसली जॉब से रिलेटेड सेफ प्रोसीजर्स डेवलप होने चाहिए ताकि उस प्रोसीजर्स को आपको बताया जाए, उसकी अब प्रोसीजर की आपकी ट्रेनिंग हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, और फिर वो आप काम करो। तो द प्रोसीजर्स व्हाइल डू यू आर डूइंग योर जॉब। फिर द टास्क इटसेल्फ, वो टास्क क्या है, कितनी हेक्टिक टास्क है। क्रेन लिफ्टिंग जैसे मैंने आपको बताया वो एक हेक्टिक टास्क है। इसके मुकाबले में अगर आपको कोई स्प्रे पेंटिंग करनी पड़ती है किसी इक्विपमेंट की तो वो इतनी हेक्टिक टास्क नहीं है। तो टास्क किस तरह की है आपकी, नेचर ऑफ द टास्क क्या है। ठीक हो गया। फिर आप क्या चीज देखोगे कि किस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो, किस तरह का काम कर रहे हो। ठीक है, इन्वायरमेंट से क्या मुराद है आपकी, जैसे आप की लाइटिंग कंडीशंस वहां पे कैसी हैं, वहां पे नॉइज कंडीशंस कैसी हैं, इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज आती है, नॉइज, लाइट, स्पेस, टेम्परेचर कंडीशंस। टेम्परेचर, वो ह्यूमिडिटी। हाँ, वो जब अगर काम आप वेदर। कर रहे हो, वो काम जो आप कर रहे हो, वेदर होगा ये आउटसाइड इन्वायरमेंट में। अगर इंडोर इन्वायरमेंट की बात करोगे तो ये सारी चीजें काउंट होंगी जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें नॉइज भी कंडीशन में आ जाएंगी, लाइटिंग कंडीशंस आ जाएंगी आपके पास टेम्परेचर कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी आपकी इंडोर इन्वायरमेंट में चीजें कंसीडर होती हैं। अच्छा, उसके बाद आप कह सकते हो कि किस तरह की वहां पे डिस्प्लेज एंड कंट्रोल्स हैं। ये डिस्प्लेज और कंट्रोल्स का जो वर्ड है ना, ये स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए है। जैसे आप कोई बड़ी मशीनरी पे काम कर रहे हो तो उस पे जैसे आपके पास पैनल नहीं होता पूरा सामने, एविएशन यस सर। इंडस्ट्री में अगर आप इसको एग्जांपल आपको मैं कैसे दूं, एयरप्लेन जैसे होता है, उसके फ्रंट पे एक पूरा पैनल बना होता है जो कंट्रोल मेयर्स के लिए, डिफरेंट स्विचेस डिफरेंट पर्पस के लिए लगे होते हैं, और डिस्प्ले सामने यस आ रहा होता है। तो वो उस एयरप्लेन की मशीनरी को हैंडल करने के लिए वो डिस्प्लेज एंड कंट्रोल्स बने होते हैं।
वो डिस्प्लेज एंड कंट्रोल जितने अच्छे तरीके से, रिफाइंड तरीके से बने होंगे, उतनी आसानी से आप काम कर सकोगे, डिपेंडिंग अपॉन जॉब की नेचर क्या आपकी। ठीक है, तो ये सारे आपके जॉब फैक्टर्स हैं जो आप कंसीडर करोगे। ठीक है, ये मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ जॉब फैक्टर्स। टास्क, योर वर्कलोड, योर environment in which you are doing work, displays and controls and procedures। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक आपको बता देता हूँ वर्ड डेप्ट, WDEPTW या W डेप्ट, ये वर्ड याद कर लो, ये जॉब फैक्टर्स इंशाल्लाह आपके जहन में रहेंगे। डेप्ट W या W डेप्ट, DEPTW। ठीक, ये आपके जॉब फैक्टर्स आ जाते हैं। अब इंडिविजुअल फैक्टर्स की बात करता हूँ, एक इंडिविजुअल की सलाहियतें उसमें आ जाएंगी। इंडिविजुअल की क्या क्या आपको जहन में आते हैं फैक्टर्स? अगर एक इंडिविजुअल काम कर रहा है, आप साइड पे काम कर रहे हो, तो आपसे रिलेटेड कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके बिहेवियर को अफेक्ट कर सकते हैं, सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर? सर मेरा वे ऑफ बात करने थिंकिंग। का तरीका। यानी योर एटीट्यूड। जी सर, मैं सेफ्टी को कैसे लाइट लेता हूँ, हाँ, योर या एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क, फर्स्ट थिंग गुड। और मेरे पास नॉलेज कितना है, मेरी रिस्क परसेप्शन कितनी है। आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल, गुड। और सोचो, शाबाश, अच्छी आपने दो अच्छे पॉइंट बताए हैं, यही पॉइंट्स हैं। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, यानी फिजिकली आप फिट इनफ हो वो काम करने के लिए कि नहीं हो, आपकी एज, हाइट, आपके जेंडर उस काम को करने के लिए सूटेबल है कि नहीं है। ठीक है, आपकी पर्सनल मोटिवेशन कितनी है वो काम करने के लिए। पर्सनल मोटिवेशन क्या होती है? सेल्फ ड्राइव टू डू वर्क। और मोटिवेशन हमेशा आपको किस चीज के लिए होगी? जैसे अभी आप निबोश कर रहे हो, इसके पीछे आपकी क्या मोटिवेशन है? इंसेंटिव्स जो आपको नजर आ रहे हैं इसके बाद, क्या आप सोचते हो कि अच्छी जॉब लगेगी, बेनिफिट होगा, ज्यादा कमाओगे? ये इंसेंटिव है जो मोटिवेट करते हैं आपको निबोश करने के लिए, राइट? तो इस तरह की जॉब के हवाले से भी इंडिविजुअल फैक्टर्स क्या है कि आपकी मोटिवेशन क्या है सेफ्टी के हवाले से। तो दीज वुड बी योर फैक्टर्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स, जिसमें कॉम्पिटेंसी है, जिसमें केट आपको बताया था, नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। एटीट्यूड आपका काम के मुतालिक क्या है, आपकी मोटिवेशन क्या है, द थिंग दैट इज मेकिंग अ पर्सन टू डू व्हाट दे डू, यानी वो जो काम करते हैं उसको वो जो चीज ड्राइव कर रही होती है, पर्सनल ड्राइव जो चीज कर रही होती है वो, नीचे उन्होंने लिखा भी है, रिवार्ड्स एंड इंसेंटिव्स। फिर आपकी उस हवाले से काबिलियत, स्किल की लेवल क्या है, एंड योर पर्सनालिटी। इसके लिए आप वर्ड लिख लो कैंप्स का, CAMPS, कैंप्स, एक्रोनिम लिख लो ताकि ये पॉइंट भी आपके जहन में रहे। CAMPS, कैंप। अच्छा, ये आपको बता रहा हूँ, ये कोई बुक में वर्ड नहीं, एक्रोनिम नहीं लिखे, सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ऐसा ना हो पेपर में आप कैंप्स लिखा हो। अच्छा मेरे भाइयों, ये तो हो गए जॉब और इंडिविजुअल फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स मुझे बताओ क्या होंगे? सर आपकी पॉलिसी सर टुवर्ड्स एचएस। अच्छा, और ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड जब भी आता है उसको हमेशा एम्प्लॉयर से लिंक करना है, राइट? क्योंकि एम्प्लॉयर ही ऑर्गेनाइजेशन चला रहा होता है। तो इसमें ज्यादातर वो जिम्मेदारियां और वो वाले फैक्टर्स होंगे जो आपने एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी थी। तो यू हैव टू वर्क स्मार्ट, हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। आपने एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले देखी हुई है, पढ़ी हुई है, उन चीजों को जहन में रहे तो आपके ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स तकरीबन सारे कवर हो जाते हैं। सोचे जनाब, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना होता है सेफ्टी के रिगार्डिंग? सर पॉलिसी बनानी होती है सर, कॉम्पिटेंट पर्सन हायर करने होते हैं सर, जो गुड। रिक्वायर करेंगे वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कि उनको सेफ्टी का पता होना चाहिए। ट्रेनिंग देनी चाहिए, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन करनी चाहिए। ठीक है, सेफ कल्चर को प्रमोट करना है, ज्यादा हेक्टिक काम नहीं कराना, वर्क पैटर्न उन्होंने डिसाइड करने हैं, प्रॉपर रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। ठीक है, रिसोर्सेज एलोकेट करनी है लोगों के लिए। और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड दो बातें तो आप पल्ले से बांध लो ना, कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन की या एम्प्लॉयर की बात आएगी तो ये बातें सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी बता रहा हूँ।
एक ऑर्गेनाइजेशन की यानी टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट एंड देयर लीडरशिप टुवर्ड्स द वर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एंड सेकंड, द सेफ्टी कल्चर, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा सेफ्टी कल्चर प्रमोट करती है। ठीक है, ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड आता है या एम्प्लॉयर का वर्ड आता है तो ये दो चीजें आप रिलेट कर सकते हो कि कमिटमेंट एंड लीडरशिप और सेफ्टी कल्चर कितने अच्छे तरीके से प्रमोट करते हैं। फिर क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास ही सारे रिसोर्सेज होते हैं, बजट होता है, तो उन्होंने एडिक्वेट रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं सेफ्टी के लिए। ठीक है, उन्होंने वर्कर को प्रॉपर कम्युनिकेशन देनी है टुवर्ड्स द वर्क, अबाउट द वर्क कि क्या काम होना है। उन्होंने लीगल कंप्लायंस भी करनी है। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन, IETS का वर्ड जो बताया था, ट्रेनिंग सुपरविजन, ये प्रोवाइड करनी है। और पीयर ग्रुप प्रेशर हमने पढ़ा था सेफ्टी कल्चर में, याद है? तो पीयर ग्रुप प्रेशर को भी मेंटेन करना है, ताकि पॉजिटिव करना है, ताकि लोग आपस में लड़े झगड़े ना, बुलिंग ना हो, वायलेंस ना क्रिएट हो। तो these all would be your organizational factors, starting from safety culture, commitment and leadership, resources, work patterns, communication, level of supervision। ये level of supervision training, ये देखें IATS का वर्ड याद कर ले बस, information, instruction, training and supervision। और 4 C's आपको मैंने बताए थे, याद है 4 C's? एक मैं आपको जुगाड़ी पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, ये लिख लें और ये याद कर लें पक्के पक्के। ठीक है, ये तकरीबन हर आपके क्वेश्चन में, हर टॉपिक में इनमें से एक दो पॉइंट या तकरीबन सारे पॉइंट एडजस्ट हो सकते हैं। एक वर्ड लिखे IITS, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग सुपरविजन। ये लिख लिया तो फिर मुझे बताना, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। IITS, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग सुपरविजन। देन आप एक वर्ड लिखेंगे TIM, TIM, टेस्टिंग इंस्पेक्शन मेंटेनेंस। टेस्टिंग, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस। देन आप वर्ड लिखेंगे 4C, 4C ABCD वाले C जो है। ठीक है, 4C से क्या बनता है? कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कंसल्टेशन, ये कंसल्टेशन लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये अब जो मैंने पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं, ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सारी बनती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी इसमें से मैक्सिमम पॉइंट आप लिखा सकते हो। आप जब इक्विपमेंट की बात करते हो तो इक्विपमेंट की इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, वहां पे भी ये बातें लगा सकते हो। तो ये जुगाड़ू पॉइंट्स हैं, तकरीबन हर जगह एडजस्ट होते हैं। ठीक है, तो आपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये एडजस्ट कर सकते हो ये पॉइंट्स, लेकिन सिर्फ ये इन पॉइंट्स को एलैबोरेट भी करना है उस टॉपिक से रिलेटेड जैसे बात हुई होगी। क्लियर है बात? जी सर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स में तकरीबन यही बातें होंगी। ऑर्गेनाइजेशन की बात आए तो मैनेजमेंट की कमिटमेंट, लीडरशिप, सेफ्टी कल्चर, पीयर ग्रुप प्रेशर, ये वाले पॉइंट आपके ध्यान में आने चाहिए। अच्छा, एटीट्यूड की अभी हमने बात की थी। एटीट्यूड क्या होता है? अ पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू और वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, यानी आप एक चीज के बारे में क्या सोचते हो, क्या आपकी सोच है, आपका नजरिया क्या है किसी चीज के हवाले से। और अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड सेफ्टी तो हम उसे चेंज कैसे कर सकते हैं? हम आपकी ट्रेनिंग करवा के, आपको एजुकेट करके, आपको प्रीवियस एग्जांपल्स देके एक्सीडेंट की कि देखो यहाँ पे हम जब पहले काम करते थे यहाँ पे ऑलरेडी इतने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, इस वजह से लोगों की जानें जा चुकी हैं, आपको तस्वीरें दिखा के, वो वीडियोस दिखा के, तो हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशंस करके जिसका बता रहा है कि आपने पुराने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस उनको बताने हैं। फिर अगर प्यार मोहब्बत से आप नहीं समझते, एजुकेशन ट्रेनिंग से भी नहीं समझते, हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन से भी नहीं समझते, इतनी डिटेल आपको प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का भी बताया है, फिर आपको डंडा आएगा, फिर इन्फोर्समेंट होगी। ठीक है, यानी फिर कानून को वो अमल दरामद करवाएंगे, वो फाइन भी करेंगे आप पे,
यानी कंपनी आपकी फाइन करेगी आपका एटीट्यूड चेंज करने के लिए, या अल्टीमेटली फिर कंपनी आपको फारिग करेगी वहां से। वर्कर्स के साथ हम कंसल्टेशन कर सकते हैं, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये प्यार मोहब्बत वाली कहानियां अगर नहीं चलती हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचती है कि वॉलेशन देंगे, और वॉलेशन अगर ज्यादा होनी शुरू होंगी या अगर सवेयर वॉलेशन होगी तो उस बंदे को काम से भी निकाल दें। रिस्क परसेप्शन की बात अभी की थी राव उसामा भाई ने। उसामा भाई मुझे बताएं परसेप्शन किसे कहते हैं, परसेप्शन से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? हाउ डू यू डिफाइन परसेप्शन या रिस्क परसेप्शन? इसमें सर यानी कि हम ये एटीट्यूड में ही सर मैं इसको गिनूंगा, यानी कि आप वो किसी चीज को, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं कि कोई मेरे सामने कोई बम पड़ा है तो मुझे कितना उसके बारे में पता है, वो कितना इफेक्टिव हो सकता है, कितना उसके नुकसान हो सकते हैं, कितना यानी कि हाँ, उसको नॉलेज मैं करूंगा उसके बारे में, वो कितना नॉलेज होगा उसके नुकसान। परसेप्शन और एटीट्यूड में देखें इस तरह से फर्क है ना, कि ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है एक चीज के हवाले से। परसेप्शन ये है कि आप एक एक चीज के हवाले से क्या आप भांपते, रिस्क को भांपने की सलाहियत है, अगर रिस्क परसेप्शन की बात करो, ठीक है। और परसेप्शन आपकी बनती कैसी है, आप किसी चीज के बारे में कैसे अंदाजा लगाते हो, ठीक है, अपनी सेंसेस की बेस पे। यानी आपकी 5 सेंसेस अल्लाह ने दी है। साइट की सेंस है, आप देख के अंदाजा लगाते हो कि इसमें कितना खतरा है। आप सुन के अंदाजा लगा सकते हो किसी चीज को, किसी हाई नॉइज एरिया में आप काम कर रहे हो तो वहां पे आप हैजर्ड का अंदाजा लगा सकते हो। आप स्मेल करके अंदाजा लगा सकते हो अगर कहीं गैस लीकेज वगैरह है, ठीक है। आप टच करके अंदाजा लगा सकते हो कहीं अगर हॉट कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो शार्प है, जो कट कर सकता है, तो ये भी आपकी सेंस है जो आपको परसीव करवा देती है कि यहाँ पे ये खतरा मौजूद है, ठीक है। और टेस्ट, अगर कोई केमिकल है, कोई ऐसा मटेरियल है जो आपके सेहत के लिए नुकसानदेह है और गलती से आपकी सेंस ने उसको टेस्ट कर लिया है, तो वो भी परसीव करवा लेती है कि यार ये किस किस्म का खतरा हमें दरपेश हो सकता है। तो परसेप्शन आपकी कैसे बनती है? द वे अ पर्सन ब्रेन इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन सेंड टू इट बाय देयर सेंसेस। हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन कैसे परसीव करता है, इंटरप्रेट कैसे करता है, और वो हमारी 5 सेंसेस जो अल्लाह ने हमें दी हैं वो बताती हैं। इसके लिए एक बड़े मजे की एक्सरसाइज है कि मैं अभी आपको बताऊंगा। एक आपके सामने पैराग्राफ आएगा, उसमें आपने मुझे नंबर ऑफ एफ काउंट करके बताने हैं कितने, और आपको मैं 20 सेकंड दूंगा, ठीक है। तो मुझे बताइएगा कि इस स्लाइड में आपको कितने नंबर ऑफ एप्स दिखाई दिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी बताएं, कितने नंबर ऑफ एप्स थे? 2 है तो सर। मुझे 3 नजर आए हैं। 3, 2 और 3, 2, तीसरा बंदा आपको नजर ही नहीं आए? सामा भाई, माइक म्यूट हुआ हुआ है। अच्छा देखें, मैं आपको गिनवाता हूँ इसमें कितने नंबर ऑफ एप्स हैं, ठीक है। आपने 2 बताए, किसी ने 3 बताए हैं। एक तो ये हो गया जो आपको नजर आया होगा, एक आपको ये नजर आया होगा, ठीक है। ये आप लोगों को नजर नहीं आया होगा, जी सर, मुझे भी नहीं आया। ये आपको नजर नहीं आया होगा, बाकी सर ये भी आपको नजर नहीं आया होगा, और ये तो बिल्कुल नहीं नहीं आया नजर था। आया। छोटे वाले नहीं आए सर, बड़े वाले आए, छोटे वाले नजर नहीं आए। बस बेसिकली ये क्या सिखाना चाह रहा है यहाँ से, कि आपकी जो परसेप्शन है, आप कितनी गहराई में चीजों को देखते हो, ठीक है। और एक सेफ्टी और प्रोफेशनल यही होता है कि जो आम बंदे को चीज नहीं नजर आ रही होती है, हैजर्ड जो आम बंदा नहीं कंसिडर कर रहा होता है, एक सेफ्टी प्रोफेशनल उनको हैजर्ड कंसिडर करता है, ठीक है, एनालाइज करता है। तो बेसिकली यही चीज ये एक्सरसाइज से बताना चाह रहा था। आपकी परसेप्शन कैसे इफेक्ट हो सकती है, रिस्क परसेप्शन, क्या फैक्टर्स हैं जो आपकी रिस्क परसेप्शन को इफेक्ट कर सकते हैं या खराब कर सकते हैं आपके ख्याल में? यानी रिस्क परसेप्शन क्या है? आपकी ब्रेन की सलाहियत, ठीक है, हमारे दिमाग की सलाहियत रिस्क को परसीव करने की। और हम कैसे इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं? थ्रू आवर सेंसेस।
तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो हमारी दिमाग की सलाहियत को अफेक्ट कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमारी रिस्क परसेप्शन इफेक्ट हो सकती है? जल्दी से बता दो। सर कोई यानी कि सकते हो, कोई सूंघ ना सकता हो, ये हो गया, कोई नशे के अंदर बैठा हो सर, उसको नहीं समझ नशा, ड्रग एंड अल्कोहल, ठीक है, और अच्छा पॉइंट है impaired vision, impaired hearing, impaired vision, अगर आपकी कोई सेंसेस इम्पेयर्ड हैं, और सोया ना हो काफी सर, 1-2 दिनों से सर, वो टायर्ड हो हद से ज्यादा। स्ट्रेस में हो, फटीग्ड हो, गुड, और आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है, प्रीवियस एक्सपीरियंस किस तरह कि आपने जो पहले काम किया था उस वक्त इस तरह के कोई हैजर्ड वगैरह नहीं थे लेकिन अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ चुकी है और अब नए हैजर्ड आ चुके हैं, आप अपने उसी प्रीवियस एक्सपीरियंस पे लाई करते हैं, ठीक है, वो फिर आपकी, और प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर आपका दो तरीका से इस चीज को समझ सकते हो, और प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर आपका ऐसा रहा है जहाँ पे आपने हैजर्ड्स को ऐसे परसीव नहीं करना सीखा, आपकी ट्रेनिंग्स नहीं हुई पहले, तो फिर भी आप अच्छी तरह से परसीव नहीं कर पाओगे। आपका ट्रेनिंग एंड एजुकेशन लेवल, इफ यू आर नॉट ट्रेन्ड इनफ टू परसीव दोस हैजर्ड्स, आप पीपीज यूज कर रहे हो, दो तरह का से ये पीपीज अफेक्ट करती है। अगर ऐसी पीपीज हैं जो आपकी सेंसेस को अफेक्ट करती हैं, जैसे आप ग्लासेस पहन लेते हो और उसमें अक्सर मिस्ट आ जाती है, भाप बन जाती है, आपके देखने की सलाहियत जो है उसमें कम हो जाती है, तो उस तरह भी आपकी रिस्क परसेप्शन इफेक्ट होती है। और अगर वर्क प्लेस की ऐसी कंडीशन है, हाई नॉइज लेवल है, आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन रही, आपको सुनाई नहीं सही तरह से दे रहा, जैसे ब्लास्टिंग एक्टिविटी में होता है, सैंड ब्लास्टिंग वगैरह में, या कहीं आप किसी जनरेटर के पास काम कर रहे हो जो नॉइज ज्यादा जनरेट कर रहा है, तो ये सारी चीजें वो चीजें हैं जो आपकी दिमाग की सोचने समझने की काबिलियत को इफेक्ट करती हैं और अल्टीमेटली आपकी रिस्क परसेप्शन इससे इफेक्ट होती है। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही है, इसको देखिए। हमारा कल का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट करेंगे, दैट इज योर रिस्क असेसमेंट। उसमें हम इंशाल्लाह टाइम भी लगाएंगे और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो भी इस हवाले से होगी भी, लेकिन हम एक नए नजरिए से देखेंगे तो इंशाल्लाह आप काफी कुछ सीखेंगे रिस्क असेसमेंट। बाकी ठीक है, बर्दाश्त करने का शुक्रिया। आई थिंक टाइम भी ओवर होने वाला है तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। कोई क्वेश्चन वगैरह आपके अगर हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट पे पूछ सकते हैं ड्यूरिंग योर स्टडी, या आप अगर लेक्चर दोबारा देखते हैं और कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप वॉइस नोट मुझे भेज के मुझसे पूछ सकते हैं उस हवाले से। ठीक है सर जी, हमने शुरू में एक चीज पढ़ी थी, जी जी